हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा छठी की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 5वीं के। आइए देखते हैं चैप्टर 5 में क्या है। पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण जैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को पृथक्करण कैसे करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे चित्र 5.1 में दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, ये चित्र 5.1 दिखाया गया है। चित्र 5.1 में चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा पृथक करना। सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। चित्र 5.2 में इसमें दोस्तों दिखाया गया है कि चित्र 5.2 में दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। जब दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकालते हैं, इसको पृथक्करण करते हैं। आगे बात करते हैं कि जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों के बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को औंठते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले इन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो, तो उन्हें पृथक करने के क्या करना होगा? कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भारी कोई गिलास लिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। देखते हैं कि पहली बुझो क्या कर रही है। परंतु पहले यह जानना चाहती हैं कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। जानते ऐसे पदार्थ को जो इसे बात किए थे, रेत और नमक के मिश्रण से रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास लिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ये पहले जानना चाहती हैं कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। आइए क्रियाकलाप 1 में देखते हैं। क्रियाकलाप 1, सारणी 5.1 कॉलम ए में पृथक के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। आइए देखते हैं सारणी 5.1 हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। आइए पृथक्करण प्रक्रम देखते हैं। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं। देखते हैं कि पहला है कि चावलों से पत्थरों को पृथक करना। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोग पदार्थों को पृथक करना। ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। दूसरा है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम औषधियों को फेंक देते हैं। तीसरा है चाय की पत्तियों का पृथक करना, हानिकारक अवयवों तथा औषधियों को दूर करना तथा हम दोनों अवयवों को अलग करते हैं। आगे बात करते हैं। पृथक करने के उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया, तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे करते हैं जिनको गुणधर्मों से अत्यधिक भिन्नता हो। देखते हैं 5.1 पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियाँ का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियाँ का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में क्या होगा। जैसे पहला है हस्तचयन। ये हस्तचयन। क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाएं। अब अनाज को कक्षा की सीट पर फैलाएं। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अनकण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी टूटे हुए अनकण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथों से पृथक के टुकड़े को, भूसे तथा अन्य कणों को इसे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि को उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। चित्र 5.3, ये चित्र 5. यहाँ दोस्तों चित्र 5.3 अनाज से पृथक के टुकड़े को हस्तचयन। ऐसी औषधियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। थ्रेसिंग क्या है? आइए बात करते हैं थ्रेसिंग। दोस्तों थ्रेसिंग, अपने खेत तथा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी का अन्य कण चिपके होते हैं तथा खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्य कणों की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। आमों तथा अमरूदों को
वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको उनकी डंडियों से इसे तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों की उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग दोस्तों, थ्रेसिंग आपको पूछा, वैसा वर्ड है, थ्रेसिंग आपको पूछेगा। डंडियों से अन्य कणों को अथवा अनाज को पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। जैसे चित्र 5.4, तो ये चित्र 5.4 में दिखाया गया है कि कैसे डंडियों को पीटकर अनाज को अलग किया जाता है। चित्र 5.4 में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। पहले दोस्तों, पहले या 10, 20 या 25 साल पहले बैलों से ही लोग गाँव में बैलों से ही थ्रेसिंग करते थे। जैसे बैल को बांधकर चारों साइड से उसके जो होते हैं जो फसल के ऊपर घुमाया जाता था, जिससे अन्न अलग हो जाता था और डंडी अलग हो जाती थी। कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलगाड़ियों की सहायता से किया जाता था। अत्यधिक मात्रा के कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। आइए देखते हैं निष्पादन। क्रियाकलाप 3, सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों को पाउडर का एक मिश्रण बनाएं। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं। क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्तचरण द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाएं और तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाएं और मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिन प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाइए और थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत अथवा बुरादे या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है कि जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को एक प्रकार की पृथक करने की विधि का निष्पादन कहलाती है। निष्पादन क्या कहलाती है दोस्तों? ये तो है निष्पादन होता है कि निष्पादन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है, जिसे निष्पादन चित्र 5.5 में दिखाया गया है दोस्तों। जैसे यहाँ चित्र 5.5 में दिखाया गया है कि निष्पादन विधि द्वारा कैसे अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पादन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं आगे चालन। चालन क्या होता है? चालन कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, तो हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए कि हम छलनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। चित्र 5.6 दूसरे चित्र 5.6 में यहाँ चालन दिखाया गया है कि आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी औषधियाँ चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे औषधियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर या डंडियों द्वारा भूसा जो निष्पादन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। जैसे चित्र 5.7 को चालन का कंकड़ तथा पत्थरों को अलग करते हैं। जैसे चित्र 5.7 में जैसे बड़े बिल्डिंग जब बनाते हैं कि चालन द्वारा कंकड़ पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। क्रियाकलाप 4 के बारे में बात करते हैं। क्रियाकलाप 4 कक्षा में एक चालनी या छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए और चालन द्वारा आटे से औषधियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों तथा जिसको मापों में अंतर हो तो पृथक करने में किया जाता है। आगे बात करते हैं 3 चीज़ें। बात करते हैं अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। 3 चीज़ के बारे में बात करें। कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचरण द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की औषधियाँ कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल तथा दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल तथा दाल में जल डालते हैं तो तब उन पर चिपकी हुई औषधियाँ जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। यह औषधियाँ चावल में चली जाती हैं, जिससे जल थोड़ा मटियाला हो जाते हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कोई डूबेगा चावल या धूल तो क्यों क्या आप देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। तो मिश्रण में जल मिलाने को भारी अवयवों के नीचे तली में बैठे जाने के प्रक्रम को अवसादन करते हैं। अवसादन किसको कहते हैं दोस्तों? जो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन करते हैं, कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर निकाला जाता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़लने की क्रिया को निस्तारण करते हैं। निस्तारण होता है दोस्तों जैसे अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़लने की प्रक्रिया को निस्तारण करते हैं। जैसे चित्र 5.8 में ये चित्र 5.8 में दिखाया गया है कि
किसी मिश्रण के दो अवयवों को अपसारण तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है तो उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद अब चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की अपनाते हैं। जैसे दोस्तों निस्तारण विधि चाय का परफेक्ट उदाहरण है दोस्तों। इससे चाय और पत्ती अलग हो जाते हैं निस्तारण विधि द्वारा। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अभी मिलती हैं? तो अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाते हैं। इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। कि जैसे चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं, इस प्रक्रम को चाय अलग हो जाते हैं तो इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? निस्यंदन। दोस्तों निस्यंदन कहते हैं, जिसे फिल्टर करना कहते हैं। जैसे पानी, शुद्ध पानी भी निकालते हैं, जैसे आरओ हो गया दोस्तों, तो उसमें होता है कि ये वो फिल्टर निस्यंदन का काम करते हैं, फिल्टर। चित्र 5.1 आइए देखते हैं चित्र 5.1। दोस्तों बाद में देखें चित्र। आइए अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण या निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? निस्तारण और निस्यंदन में चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में निस्तारण या निस्यंदन में कौन सी विधि बोलता है कि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए कुछ सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखेंगे कि क्या अब पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी और विलय औषधियाँ दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी का पंखी जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गए हैं? तो ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में डोलिए। चित्र 5.8 आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? दोस्तों चित्र 5.8 यहाँ दिखाया गया कि किसी मिश्रण को दो अवयवों को अपसारण तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। चित्र 5.8 में दिखाया गया। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। क्रियाकलाप 5। तालाब तथा नदी का पंखी जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। चित्र 5.8 में दिखाया गया दोस्तों। यहाँ चित्र 5.8 में दिखाया गया। क्या आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अभी पंखी अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए धागों के बीच में छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदन के विधि से कपड़े दोस्तों कपड़े छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र से होकर कोई उस कपड़े के इन्हीं छिद्रों का निस्यंदन उपयोग में किया जाता है। यदि जल अभी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर या पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जो चित्र 5.9 चित्र 5.9 यहाँ चित्र 5.9 शंकु या कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना। फिल्टर के उपयोग से संबंधित विभिन्न टर्म दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। चित्र 5.10 फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन। इसके पश्चात फिल्टर मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उगलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। जी दोस्तों, जब पनीर बनाना होता है कि दूध में जब नींबू का रस मिलाया जाता है तो इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े तथा छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। इसी तरह हम लोग पनीर बनाते हैं दोस्तों। जैसे दूध में नींबू का रस डाल करके उसमें वो जो पनीर का जो होते हैं मोटे भाग उसको कपड़े से छान लिया जाता है और पानी अलग या पनीर अलग हो जाते हैं। आइए वाष्पन विधि देखते हैं क्या है वाष्पन विधि और क्रियाकलाप 6। विकल्प में कुछ जल गर्म कीजिए, जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है और दृश्य हो जाता है। अब दूसरे विकल्प के जल में 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। अब जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं?
विलोरित विलोरित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए और 5.11 चित्र 5.11 ये दिखाया गया है दोस्तों। ये चित्र 5.11 नमक के जल से बीकर भरे को गर्म किया जा रहा है। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस प्रक्रिया में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल में वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके 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 विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक नमक में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाते हैं तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। चित्र 5.12 में दिखाई देखिए दोस्तों। चित्र 5.12 में दिखाया गया है दोस्तों। समुद्र जल से लवण प्राप्त करना कैसे लवण किया जाता है प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भर दिया जाता है। समुद्र के जल को होते हैं समुद्र जैसे लवण साधारणतः नमक कैसे प्राप्त किया? जब समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाते हैं तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं तथा चित्र देख लिया हमने 5.12। तत्पश्चात इन लवणों को मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक क्रियाकलाप सेवन देखते हैं कि रेत तथा नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? तो हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होती है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण निषेधन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण द्रव में क्या होता है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारण द्रव से नमक व जल को पृथक करना। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए और कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए तो आप केतली को टोंटी से भाप निकलती देखते हैं। यहाँ दोस्तों दिखाया गया है कि जैसे केतली को गर्म करते हैं केतली टोंटी से भाप निकलता है। तो वाष्पन तथा संघनन की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ दिखाई गया है। इसी वाष्पन तथा संघनन की प्रक्रिया दौरान कि दोस्तों हमको वर्षा होते हैं। जैसे केतली में पानी या कोई भी द्रव उसको गर्म करके वाष्पन द्वारा वो छलनी पर जाते हैं। छलनी से वो ठंडा हो जाते हैं द्रव और नीचे वो गिर जाते हैं। ये सेम टू सेम दोस्तों बारिश इसी तरह होता है। जब बारिश होते द्रव ऊपर उठते हैं तो वही बर्फ बन जाते हैं। बर्फ वही धीरे धीरे बारिश रूप ले लेते हैं। वाष्पन तथा संघनन। एक धातु की प्लेट जिस पर कुछ बर्फ रखे हो प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र 5.13 देखो। चित्र 5.1 में दिखाया गया है। चित्र 5.1 आप क्या देखेंगे कि केतली के सारे जल भाप में बदल दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी होकर प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाते हैं। तो प्लेट के नीचे से बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन कहलाता है। दोस्तों संघनन आप पूछ सकते हैं संघनन क्या होता है कि जैसे वाष्प द्रव जो है जब भाप ठंडी प्लेट के संपर्क में आती हैं तो वो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है तथा प्लेट के नीचे बूंदे होकर गिरने वाला यह संघनन द्रव भाप बन जाता है। जल भाप से उसकी द्रव अथवा अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। द्रव अवस्था में जो परिवर्तित हो जाते हैं जैसे भाप से वो छलनी पर बर्फ रखा गया था बर्फ से वो ठंडा होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इसी प्रकार हमें मिश्रण से दोस्तों इसी प्रकार हमें मिश्रण के नमक रेत जल को निस्तारण निस्यंदन वाष्पन तथा संघनित विधि का सफलतापूर्वक पृथक किया। जैसे निस्तारण निस्यंदन वाष्पन संघनन ये विधि द्वारा हमने सफलतापूर्वक पृथक किया। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में लाया था। उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने की प्रयास किया परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक केवल थोड़ी भाग ही पुनः प्राप्त कर पाई। उसने कहाँ त्रुटि हुई? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? इसमें कहा गया दोस्तों कि क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ को जल में घुलकर विलय बनाते हैं। कई पदार्थ जल में घुलकर विलय बनाते हैं तो तब हम उन पदार्थों को जल में विलय कहते हैं। यह हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाए जाए तो क्या होगा? क्रियाकलाप 8 की बात करें। क्रियाकलाप 8 इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विरोलित कीजिए जब तक कि पूरी तरह से घुल न जाए। चित्र 5.14 में दिखाया गया दोस्तों। चित्र 5.1 में दिया गया नमक को जल में घोलना किस तरह घोला जाता है।
अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विरोलित कीजिए। इसी प्रकार 1 चम्मच नमक करके नमक मिलाते तथा विरोलित करते करते जाइए। कुछ समय पर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविला नमक बच जाते हैं और बीकर की तली में बैठ जाते हैं? यह है? हाँ, तो इसका उपयोग आप यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह संतृप्त विलायक कहलाता है कि कुछ दोस्तों जैसे नमक घोलते हैं तो पानी में घोलते कुछ अविला नमक जो बच जाते हैं, जो बीकर थली में बैठ जाते हैं, तो हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह संतृप्त विलायक कब कहलाता है? जो जल में नहीं घुल पाता नीचे बैठ जाता है, उसी को संतृप्त विलायक कहते हैं। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्त का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलायक बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक थी। अविला नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं। क्या उसके अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलायक बनने से पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहली की सहायता करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 9 में देखते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलायक प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलायक में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलायक को गर्म करने पर इसमें अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलायक को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? तो यह क्रियाकलाप सूचता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलायक पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विरोलित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। तो 1 चम्मच नमक की मात्रा विलायक संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो घुली हुई है वो सारणी 5.2 में लिखिए। ये सारणी 5.2 बोलता है कि नमक जो जल में घुलने पर आता है, चीनी, इसको बोलता है कि सारणी को 4 में इसमें लिखने के लिए बोलता है दोस्तों। इस क्रियाकलाप को नीचे दोहराइए। आप इसको जल में विलायक अन्य पदार्थों से दोहरा सकते हैं। जैसे 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की विभिन्न मात्रा घोलता है? तो हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियां के विषय में चर्चा की है। इस अध्ययन परस्पर पृथक्करण की विधियां का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। तो हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को तरफ में घोलने से विलायक बनता है। यदि विलायक में पदार्थ न घुल सके तो संतृप्त विलायक कहलाता है। जो पदार्थ घुल जाए तो विलायक कहलाता है, जो पदार्थ नहीं घुलते हैं दोस्तों उसे संतृप्त विलायक कहलाता है। जैसे आइए देखिए, इन शब्दों को हमने पढ़ चुका है दोस्तों। जैसे मंथन, दही या दूध को मंथन करते हैं, संघनन के बारे में, निस्तारण के बारे में, वाष्पन पर, निषेचन पर, हस्तक्षेप के बारे में, संतृप्त विलायक जो जल में घुल जाते हैं उसे विलायक कहते हैं, जो नहीं घुलते वो संतृप्त करते हैं। अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पादन, इस शब्द को हमने पढ़ लिया दोस्तों। ऐसा सारांश देते हैं। हस्य निष्पादन और चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निषेचन मिश्रण से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा तथा पत्रों को हस्तक्षेप द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पादन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप अंतर का उपयोग चालन तथा निषेचन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत जल की मिश्रण में रेत के भारी कण तल में बैठ जाते हैं, निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। दोस्तों ये सारांश था। इतनी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। द्रव तथा उसमें अविला पदार्थ के अवयव को निषेचन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी पदार्थ को इसी वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलय में कोई पदार्थ अथवा अधिक न घुल सके तो वह पदार्थ का संतृप्त विलय होता है। किसी पदार्थ के विलय को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थ को विभिन्न मात्राएं घोलता है। दोस्तों ये अभ्यास है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद ये आराम से सब क्वेश्चन का ये सबका हल हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोस्तों ये प्रस्तावित परियोजना क्रियाकलाप है, उसको आप पढ़ लें। अवलोकन ये दिखाया गया निष्पादन करने की विधि। गुस्ताव कोर्बेट की एक एक्टिंग पेंटिंग 1853 मुंशी जे के बीएच आर्ट्स में नाचते फ्रांस में सोजन से दिखाया गया दोस्तों। निष्पादन कैसे किया जाते हैं फ्रांस में दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया। थैंक यू दोस्तों। अब इस वीडियो में इतना तक। अगले वीडियो में अगला चैप्टर की बात करेंगे, अपने चैप्टर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में पृथक्करण की विधि हमने देखा, उसके बारे में देखा, उसके बहुत सारे शब्द को विधि द्वारा अलग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवीजन करना पूरा क्लियर हो जाएगा।